आज की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले दिनों हमने समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है कि समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांत की निर्माण कैसे होता है, इन चीजों पे बात किया है। वास्तव में सिद्धांत किसी भी वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्वपूर्ण चरण होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडे एवं हट्ट ने इसे विज्ञान का एक उपकरण माना है, क्योंकि इससे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। और अगर एक अनुसंधानकर्ता के पास यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है तो वह सामाजिक अनुसंधान को बहुत ही तल्लीनता, बहुत ही समग्रता के साथ पूर्ण कर सकता है। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक क्यों है, हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यह तथ्यों को व्यवस्थित, वर्गीकृत और उसका एनालिसिस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीबी बाटोमोर का मानना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत इसलिए विकसित नहीं हो पाया है क्योंकि समाजशास्त्रियों के बहुत सारे दावा थे जो अनेक मूलभूत एवं सार्वभौमिक नियमों की खोज करने में सफलता कुछ लोगों ने प्राप्त कर ली और कुछ लोग असफल हुए। उनका कहना कि जो वर्तमान समाजशास्त्री हैं वे यह स्वीकार नहीं करते, यह तर्क देते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के प्रयास वास्तव में अवधारणाओं के निर्माण एवं वर्गीकरण से ही मुख्यतः संबंधित रहे हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत का निर्माण आनुभविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है और शोध से हमारे सामने जो तथ्य आते हैं उनके सामान्यीकरण के आधार पर ही हम समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो सिद्धांत का जो अभिप्राय है वो कहीं ना कहीं आनुभविक शोध से जुड़ा हुआ है। आनुभविक शोध मतलब इंपीरिकल नॉलेज। हम जो कई वर्षों का संचित ज्ञान हमारे अंदर होता है वह एक तरह से आनुभविक शोध के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत शब्द के अर्थ के बारे में सामान्यतः एक भ्रम पाया जाता है। इस भ्रम का कारण सिद्धांत का शब्दकोशी अर्थ हो सकता है। फेयरचाइल्ड कहते हैं, फेयरचाइल्ड की जो किताब उन्होंने लिखी है, जो सब कंबाइंड किया है संपादन, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, वो डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है तथा समाजशास्त्री व्यवस्था के लिए आधार बन जाता है या आधार बन सकता है, दोनों चीजें होती, आधार बन जाता है या आधार बन सकता है, वो समाजशास्त्री सिद्धांत कहलाता है। मर्टन का थोड़ा सा अलग व्यूज है, विचार है। उनका मानना है कि जिसे हम समाजशास्त्री सिद्धांत कहते हैं उसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति सामान्य उन्मेष सम्मिलित है और इस उन्मेष पर किसी न किसी प्रकार से सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत स्पष्ट तथा विशिष्ट चरों के बीच प्रमाण योग्य प्रस्तावनाओं की गणना नहीं की जाती।
मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रयोग व्यापक रूप से व्यावसायिक समाजशास्त्रियों के समूह के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की व्याख्या के लिए भी किया जाता है। इस कड़ी में एबल हैं, कैंपबेल हैं, उन्होंने भी समाजशास्त्री सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। एबल का मानना है कि सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्मित अवधारणात्मक योजनाएं हैं। हम कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी अनुसंधान करते हैं, तो उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं, और उस योजना को मूर्त रूप देने का जो आधार होता है वह कहीं ना कहीं सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत से जुड़ा होता है। तो एबल का मानना है कि सभी सिद्धांतों का सामान्य कार्य अवलोकित नियमितताओं की व्याख्या करना है। और कैंपबेल क्या कहते हैं? कैंपबेल कहते हैं कि यह एक उपयोगी सिद्धांत में दो गुण होते हैं। यह ऐसा होना चाहिए कि इससे नियमों का पूर्वानुमान लगाया जा सके तथा इन नियमों की व्याख्या कुछ ऐसी उपमाओं द्वारा कर सकें जो ऐसे नियमों पर आधारित हैं जो व्याख्या किए जा रहे नियमों से अधिक सामान्य है। तो इस तरह से उन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांतों से संबंधित समाजशास्त्री व्याख्यात्मक अवधारणाओं, नियमों तथा समाज के सभी पक्षों में सामान्य रूप से उपयोगी सिद्धांतों से संबंधित समाजशास्त्री ज्ञान को समृद्ध किया है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्री सिद्धांत वास्तव में सामाजिक तथ्यों पर आधारित होते हैं और सामाजिक तथ्यों पर आधारित एक सामान्यीकरण है। यह समाज, सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों की वह बौद्धिक व्यवस्था है या वह बौद्धिक योजना है जिनसे इनकी यथार्थता का ज्ञान होता है। यह निश्चित है कि जब हम कोई भी अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र में, तो उस अध्ययन में हमें समाजशास्त्री सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा और वही सहारा हमें अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। क्योंकि समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति भी वैज्ञानिक होती है। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र, अब ये तो कई विमर्श से यह स्पष्ट हो गया है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। हमारी वैज्ञानिकता के बोध की अपनी सीमाएं हैं। हम विशुद्ध विज्ञान की तरह सीमाओं में नहीं बंधना चाहते, बल्कि हम समाजशास्त्र के ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। हम उन सीमाओं के अंदर रह करके समाजशास्त्र को गतिशील बनाना चाहते हैं। तो निश्चित है कि जो हमारी विचारधारा होगी, जो हमारी सोच होगी, जो हमारे इंटरेक्शन होंगे, वो समाजशास्त्री प्रकृति की सीमाओं के अंदर जकड़े होंगे। तो समाजशास्त्री सिद्धांतों की भी प्रकृति है। समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति क्या है? एक है वैज्ञानिक आधार। पहला हम कहते हैं कि साइंटिफिक बेस, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अन्य सिद्धांतों की तरह समाजशास्त्री सिद्धांतों के निर्माणक तत्व भी सामाजिक तथ्य होते हैं। हमने आपसे बताया था कि इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र को तथ्यों से जोड़ा, सामाजिक घटनाओं को तथ्यों से जोड़ा, सामाजिक आचार संहिताओं को तथ्यों से जोड़ा, सामाजिक व्यवहार को तथ्यों से जोड़ा
और एक तरह से उन्होंने ही पहली बार समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। तो इसलिए इनका वैज्ञानिक आधार होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। वैज्ञानिक आधार के कारण ही समाजशास्त्री सिद्धांतों द्वारा आनुभविक समानताओं को ज्ञात किया जा सकता है। तो यह वैज्ञानिक आधार, जो पहली विशेषता होती है समाजशास्त्री सिद्धांत की, वो क्या है? वैज्ञानिक आधार है। हम विज्ञान से इन सिद्धांतों क्योंकि कई प्रयोगों के बाद समाजशास्त्री सिद्धांतों का जन्म होता है। ऐसे नहीं किसी ने सोच लिया, किसी का विचार आया, उस विचार को जब हम अनेक प्रयोगों में, जो हमारे समाजशास्त्री प्रयोग होते हैं जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनमें जब हम खरा उतरते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तब जाकर के समाजशास्त्री सिद्धांत का गठन होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है समाजशास्त्री सिद्धांत की? तार्किकता। समाजशास्त्री सिद्धांत आनुभविक तथ्यों की एक तार्किक या बौद्धिक व्यवस्था है। जब एक ही विषय से संबंधित विभिन्न तथ्य संकलन कर लिए जाते हैं, तो उनको तार्किक रूप में परस्पर संबंधित करके सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो तथ्यों पर हम जो सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, वहां भी तथ्य होते हैं, और तथ्य ही इसके वैज्ञानिकता होने की पुष्टि करते हैं, और तथ्य ही लॉजिक को जन्म देते हैं। लॉजिक ही तथ्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आखिर यह घटना क्यों हुई, इस घटना का कारण क्या है, यह समस्या क्यों आई, इस समस्या के कारण कैसे क्या है, इसका निदान कैसे हो सकता है। तो तार्किकता भी होती है। समाजशास्त्री सिद्धांतों में तार्किकता का होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरी विशेषता है अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। अमूर्त, अन्य सिद्धांतों की तरह समाजशास्त्री सिद्धांत भी अमूर्त होते हैं। इनमें प्रयुक्त अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं तथा प्रस्तावनाएं परस्पर उनमें समन्वय होता है, इंटरलिंकेज होती हैं, एक अंतर संबंधित होती है। तो अमूर्तता भी इसमें पाई जाती है, एक विशेषता अमूर्तता की भी है। और चौथी विशेषता हो जाएगी अनुभव सिद्ध, इंपीरिकल नॉलेज होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत सामाजिक शोध का आधार है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों का निर्माण होता है जहां हम अपने आनुभविक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री या सामाजिक चिंतक या जो अनुसंधान करता है, वो अपने अनुभविक ज्ञान या किसी विशिष्ट जो उसके सलाहकार हैं या जो उसके विषय विशेषज्ञ हैं, उनके अनुभविक ज्ञान पूरे अनुसंधान को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत में हम उपकल्पनाओं का भी प्रयोग करते हैं, और प्रयोग ही नहीं करते, उनका परीक्षण भी करते हैं। हम घटनाओं का निरीक्षण भी करते हैं। इन सारी चीजों को तो यह अनुभव सिद्ध सिद्धांत कहा जा सकता है। और यथार्थता की व्याख्या, रियलिटी, पांचवी विशेषता होता है यथार्थ, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को हमने आपसे बताया था कि वास्तविकता है क्या, कितने तरह की वास्तविकता होती है। समाजशास्त्री सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं को समझकर इनकी व्याख्या करना होता है। अगर आप किसी भी घटना को एक अर्थशास्त्री आर्थिक पक्ष देखेगा,
एक मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखेगा, लेकिन एक समाजशास्त्री सारे पक्षों को देखता है, क्योंकि उन सारे पक्षों का प्रभाव समाज में पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष को भी जानेगा, मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी जाएगा, राजनीतिक पक्ष को भी जानेगा और सामाजिक पक्षों को भी जानेगा, क्योंकि घटना से संबंधित जो समाज को प्रभाव हो रहा है वो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतः संबंधित है। इसलिए अंतः संबंधित होने के कारण ये अलग नहीं हो सकते। तो ये इसमें जो है यथार्थता की व्याख्या होती है। हम कह सकते हैं ये साध्य होते हैं, साधन नहीं। साध्य होते हैं, साधन नहीं। फिर होता है सामान्य प्रकृति। सामान्य प्रकृति, सामान्य प्रकृति क्या है? समाजशास्त्री सिद्धांतों का उद्देश्य समाज, सामाजिक जीवन, व्यवहार तथा सामाजिक घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण करना होता है। उसका जनरलाइजेशन, ये घटना हुई है, ये घटना का क्या कारण है, इस घटना का क्या परिणाम हो सकता है, इस घटना का क्या प्रभाव हो सकता है, ये घटना समाज के विकास में कितना अवरोध उत्पन्न कर सकती है। तो एक सामान्य धारणा हमें देना होता है या सामान्य धारणा को ज्ञात करना होता है। और ये जो सामान्यीकरण हम करते हैं, ये सामान्यीकरण है क्या? ये सामाजिक तथ्यों से ही निर्मित होते हैं। हम बिना तथ्य की बात नहीं करेंगे। कोई घटना अगर घटी है तो उस घटना के क्या कारण हैं, वो जो कारण होंगे वो कहीं ना कहीं विभिन्न तथ्यों से जुड़े होंगे। इसलिए ये सामान्य प्रकृति के होते हैं। हम सिद्धांतों को, समाजशास्त्री सिद्धांतों को हम सामान्य प्रकृति कह सकते हैं कि सामान्य प्रकृति के होते हैं। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। वास्तव में समाजशास्त्री सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। अर्थात सार्वभौमिक इसलिए होते हैं कि उन पर स्थान काल का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। अगर कोई महामारी अमेरिका में आई है तो उसके वहां के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वही महामारी अगर हिंदुस्तान में आई है तो यहां के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वही फैक्ट्स वहां भी होंगे, वही फैक्ट्स यहां होंगे, वही तथ्य वहां होंगे कि हमने सावधानी नहीं बरती, इसलिए जो है इसका एक्सपेंशन हुआ, बहुत फैलाव हुआ। और वही तथ्य यहां भी होंगे कि यहां भी हमने सावधानी नहीं बरती, इसलिए इसका फैलाव हुआ। तो समाजशास्त्री सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उन पर स्थान, काल, समय, इनका प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सार्वभौमिक है, जो यहां के इंडस्ट्री पे लागू होगा, यहां के मजदूरों पे लागू होगा, यहां के बाजार पे लागू होगा, वही अमेरिका, वही स्पेन, वही जर्मनी, वही नेपाल, वही लंका, वही बांग्लादेश, हर जगह लागू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिकता होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है, जो उनका नेचर है, वो यूनिवर्सैलिटी का है, सार्वभौमिकता का है। और कोई ऐसा नहीं कि किसी एक ही देश, एक ही काल या एक ही समय से जुड़े होंगे। और आठवीं विशेषताएं क्या हो सकती है? आठवीं विशेषता हो सकती है मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ।
वास्तव में समाजशास्त्री सिद्धांत मूल्यों से मुक्त होते हैं, मूल्यहीन होते हैं यह हम नहीं कह सकते, लेकिन मूल्यों से मुक्त होते हैं, क्योंकि ये अच्छे या बुरे का वर्णन नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य तो मात्र सामाजिक यथार्थता को समझना है। जो सामाजिक वास्तविकता है उस वास्तविकता को जानना, उसको समझना और उसकी व्याख्या करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य की दृष्टि से तटस्थ होते हैं। तटस्थ का मतलब होता है कि तटस्थ क्या होता है? जो न सकारात्मक हो रहा है न नकारात्मक हो रहा है, बल्कि वो तटस्थ है। टीबी बॉटमोर तथा रॉबर्ट के मर्टन ने समाजशास्त्री सिद्धांतों का काफी, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री सिद्धांत में बहुत सारी कमियां भी हैं, और वो कहते हैं कि ये कमियां ये हैं कि जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं वो आनुभविक सामान्यीकरण से आगे नहीं बढ़ पाया है, और इन्हीं सामान्यीकरणों का अधिक व्यापक रूप से परीक्षण करके सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। मोरिस जिन्सबर्ग एक समाजशास्त्री हैं, मोरिस जिन्सबर्ग, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में 6 प्रकार के सामान्यीकरण मुख्यतः पाए जाते हैं। वो 6 तरह के बताते हैं कि जो हमारा जनरलाइजेशन होता है सिद्धांतों का, वो 6 तरह का होता है। पहला क्या होता है? मूर्त सामाजिक घटनाओं के मध्य आनुभविक सहसंबंध। मूर्त सामाजिक घटनाओं के मध्य आनुभविक सहसंबंध, उदाहरण के लिए नगरीय जीवन एवं तलाक की दर, ये दोनों में जो है कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरी क्या हो सकती है, विशेषता हो सकती है, या दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि जिन दशाओं में सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है उनका निरूपण करने वाले सामान्यीकरण, उदाहरण के लिए पूंजीवाद के उत्पत्ति के विभिन्न कारण। और तीसरा कहता है कि वे सामान्यीकरण जिसका यह दृढ़ कथन है कि निर्दिष्ट संस्थाओं में परिवर्तनों का दूसरी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से नियमित संबंध है। जो परिवर्तन होते हैं वो संस्था जो दिखाई दे रही हैं और वो संस्था जो दिखाई नहीं दे रही हैं, इनके बीच कहीं ना कहीं रेगुलरिटी है। जैसे मार्क्स के सिद्धांतों में वर्ग संरचना में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों के मध्य कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, इनका सहसंबंध है। मोरिस कहते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, मोरिस कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सामान्यीकरण हम करते हैं उनमें भी कुछ चीजें एक दूसरे के पूरक नहीं होती। जैसे विभिन्न विद्वानों के सामाजिक विकास के सिद्धांत, इनको हम अगर देखेंगे तो अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, अलग अलग बातें कही गई। तो संपूर्ण मानवता के विकास में मुख्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने वाला जो सामान्यीकरण होता है, उस सामान्यीकरण में हर विद्वान ने अपनी अलग अलग धारणाएं दिया, अलग अलग बातें की, उनमें समन्वय का कहीं कहीं अभाव भी देखता है। मैंने सभी ने अपने चश्मे से देखा है। और जिन्सबर्ग कहते हैं कि मानव व्यवहार संबंधी मान्यताओं में
जो निहितार्थों का कथन करने वाले जो नियम हैं, वो नियम भी एक तरह से हम सामान्यीकरण के आधार हो सकते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आर्थिक सिद्धांत के नियम है। तो इस तरह से इन विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें अभी भी सार्वभौमिकता का अभाव है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक नहीं होते हैं, जो किसी देश काल, किसी देश की विशेष परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। और इसलिए समाजशास्त्र संचयी सैद्धांतिक निर्माण के अधिक नजदीक आ रहा है, जो अन्य विज्ञानों की भी विशेषता है। अब समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, यह भी हमें जानना है। यदि हम समाजशास्त्र विषय के एक संस्थागत विषय के रूप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर दृष्टि डालें, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जहां विद्वानों की जो विवेचनाएं हैं वो बहुत ही असंतुलित हैं, संतुलित नहीं है। कुछ ने बहुत संतुलित बातें की हैं और कुछ समाजशास्त्रियों ने उनकी जो गूढ़ात्मक विवेचना है वह समझ से परे है। जैसे बॉटोमोर है, बॉटोमोर के विचार ये उचित प्रतीत होते हैं कि जब आज तक सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो पाया है, तो प्रारंभिक दार्शनिकों के विचार सिद्धांत हैं, यह कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो प्रारंभिक जो दर्शन, चाहे प्लेटो रहे हों, अरस्तु रहे हों, सेंट साइमन रहे हों, हॉब्स रहे हों, लॉक रहे हों, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बताई। तो उन चीजों को जो है ये अलग अलग है। थियोडोर एबल के अनुसार वो कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत की आधारशिला 1895 ईस्वी से 1920 की अवधि में रखी गई। और यह काल किसका था? जबकि दुर्खीम, सीमेल, कूले, वेबर जैसे विद्वानों ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। तो जो प्रारंभिक अवस्था थी वो हमारी दार्शनिक अवस्था थी, एक फिलॉसफिकल अप्रोच था उसमें। लेकिन कॉम्टे के बाद और खासतौर से दुर्खीम के बाद, दुर्खीम ने एक नवीन दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने जो उनके विचार थे वो दो बिंदु उसको दिखाई देते हैं। एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण, समग्र के रूप में समाजों के अध्ययन में रुचि, और दूसरा निदानात्मक दृष्टिकोण, अस्तित्व के लिए संघर्षरत समाज के अध्ययन में रुचि। तो प्रथम दृष्टिकोण द्वारा समाज को समग्र के रूप में, जिसमें वहां रहने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन सम्मिलित है, समझने का प्रयास शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ संगठन एवं संस्थाओं के परस्पर संबंधों के सामान्य लक्षणों की खोज हुई कि किसी भी सामाजिक संरचना में और किसी भी संगठन या संस्था में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। इसीलिए जो है समाजशास्त्र को दुर्खीम ने तो एक ऑर्गेनिज्म की संज्ञा दी कि सावयव है, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म।
समाज एक सावयव है और समाज के भी बहुत सारे अंग होते हैं और उन अंगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वो अंग अलग अलग अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हाथ का काम अलग है, मुख का काम अलग है, आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, पैर का काम अलग है और सभी अपनी अपनी भूमिका निभा करके इस सावयव को गतिशील करते हैं। ठीक उसी तरह से समाज में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इन शाखाओं, ये सारी शाखाएं अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं और पूरे समग्र को संचालित करती है। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी कि क्या दिया था? सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने देखिए व्यवस्था की भी बात की और प्रगति की भी बात की। और प्रगति कब होगा? जब किसी भी सिस्टम में व्यवस्था होगी। अगर वो व्यवस्था नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगा। फ्रेंच ओपनहीमर एक थिंकर थे। वो कहते थे कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में दी गई। उन्होंने कहा समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक क्रियाओं, मतलब समाजशास्त्री सिद्धांत के निर्माण का प्रथम प्रयास सामाजिक जीवन को समझना व बौद्धिक व्यवस्था की खोज करना रहा है। रेशनल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। और समाज की उत्पत्ति, उसकी निरंतरता तथा मानवीय समाज से संबंधित सामान्य नियमों का निर्माण करना है। यह समाजशास्त्र की भूमिका थी कि पहले हम समझें, एकाएक हमारे विचारों में गूढ़ता न आए। तो इस तरह से समाज शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, इनके जन्मदाताओं में एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में इसको जो विकसित किया, उसमें काम्टे, बार्ड, स्पेंसर, दुर्खीम, इस्माइल, इन विद्वानों का एक ही मत था कि समाजशास्त्रीय अध्ययन समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रति योगदान ही है। और उन्होंने कहा कि परंतु क्या होगा कि आने वाली पीढ़ियों ने इन अध्ययनों को चुनौती देनी शुरू कर दी और चुनौती देनी शुरू करके इसके जो फिलॉसफिकल पक्ष थे उस पर संदेह भी जाहिर किया। और वो नई पीढ़ी जो आ रही, जो नए थिंकर्स आ रहे हैं, जो नई वैचारिकता आ रही समाजशास्त्र में, वो एक नवीन अंतर्दृष्टि को समाजशास्त्री सिद्धांत में दे रहे हैं। तो समाजशास्त्री सिद्धांत समय के साथ इसकी जो विवेचना, इसके बारे में जो समझ है, वो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो इन विवेचनाओं से हम तीन उपागमों को देख सकते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत में तीन उपागम हमें दिखाई देते हैं। एक उपागम है क्या है? सिंथेटिक अप्रोच, समन्वयात्मक उपागम, माने जहां समन्वय लेकर चलना, कि हम सारे चीजों को, सारी व्यवस्था को, सब कुछ समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना करके चल रहे हैं। दूसरा उपागम होगा क्लिनिकल उपागम, निदानात्मक उपागम। और तीसरा उपागम होगा विश्लेषणात्मक उपागम, जिसे एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं। तो दुर्खीम, रेडक्लिफ, ब्राउन जैसे अनेक समाजशास्त्रियों ने सहज रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि सामाजिक विज्ञान सामान्यीकरण करने वाले विज्ञान है और जिनका उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सैद्धांतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। तो इस तरह से जो है, जो सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति है, सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति है, वो वैज्ञानिक ही है। अब हम उसको अनेक ऐसे अध्ययन और दृष्टिकोणों से जोड़ दिए हैं कि हम समाजशास्त्री प्रकृति को वैज्ञानिकता से अलग नहीं कर सकते।
तो इस तरह से समाजशास्त्री सिद्धांतों के उपागम और समाजशास्त्री सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में आज हमने आपसे बात किया। अब आता है कि समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रकार कितने हैं, कितने तरह का समाजशास्त्री सिद्धांत होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? अगर इस पर हम कुछ मंथन शुरू करें, विमर्श शुरू करने, तो लगेगा कि बहुत ही कठिन सवाल है कि हम इसको कितने उपागम में बांटें। वाल्टर वैलेस कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को 11 श्रेणियां होती हैं। सभी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा है। वाल्टर वैलेस ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 11 श्रेणियों में विभाजित किया है। सामाजिक क्रियावाद, प्रकार्यात्मक अनिवार्यवाद, परिस्थितिवाद, भौतिकवाद, जनांकिकीवाद और प्रौद्योगिकीवाद, मनोवैज्ञानिकवाद, संघर्ष संरचनात्मकतावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, विनिमय संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक संरचनात्मक। बहुत ही अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है। वाल्टर वैलेस ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। वो सामाजिक क्रियावाद में कहते हैं कि जैसे कूले और मीड ने सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर ही समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास किया। और इस कड़ी में उन्होंने वेबर और पार्सन्स को भी जोड़ते हैं। और प्रकार्यात्मक अनिवार्यवाद जिसे कहते हैं, यह सिद्धांत समग्रता की इकाइयों की प्रकार्यात्मक संबंधों एवं अनिवार्यताओं को व्यक्त करता है। जैसे मर्टन और पार्सन्स, जब आप क्लासिकल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे मर्टन के बारे में, पार्सन्स के बारे में, तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी आपके सामने। लिपले और मूर हैं, उन्होंने परिस्थितिवाद के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की है। ऐसे सिद्धांतों में मानव तथा उसके गैर मानवीय पर्यावरणों के बीच आंतरिक संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। फिर भौतिकवाद अगर आप मार्क्स को पढ़ेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, माने इनमें भौतिक आधार पर सामाजिक जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की। जब मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये दोनों चीजें सामने आएंगी। जनांकिकीवाद, अब माल्थस को आप पढ़ेंगे, सैडलर को पढ़ेंगे, तो ये जनांकिकी जनसंख्या किस तरह से मानव संबंधों को प्रभावित करती है, मानव पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करती है। जनसंख्या, आज जो जनसंख्या आप देख रहे हैं बढ़ रही है, इतनी तेजी के साथ जनसंख्या का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और वो किस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये आप जब माल्थस और शेडलर को पढ़ेंगे तो वो चीजें सामने आएंगी। प्रौद्योगिकीवाद आप जब पढ़ेंगे, आगवर्न को पढ़ेंगे, वेबलन को पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकीवाद आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि बीए फाइनल में कल्चरल लेक की थ्योरी पढ़ी होगी। आगवर्न ने दिया था कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति जो होती है, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। जिस तेजी के साथ भौतिक संस्कृति में विकास होता है या परिमार्जन होता है, उस तरह से अभौतिक चीजें नहीं विकसित हो पाती। और उन्होंने भौतिक चीजों को क्या बताया कि भौतिक संस्कृति क्या है, जिसका निर्माण मनुष्य करता है अपने उपभोग के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे मोबाइल हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, पेन हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक संस्कृति क्या कहते हैं कि अभौतिक संस्कृति वो संस्कृति होती है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है।
अपने, और वही चीजें फिर हम अपनी पीढ़ी को देते हैं। जैसे हमारी प्रथाएं हो गई, परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गए, जनरीतियां हो गए, अंधविश्वास हो गए, संस्कृत हो गई, ये सब क्या है? अभौतिक संस्कृत है। तो आगमन कहते जब इनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, तो जितनी तेजी के साथ भौतिक संस्कृति में बदलाव होता है, उतना अभौतिक संस्कृति में उतनी तेजी के साथ बदलाव नहीं होता। अर्थात संयुक्त परिवार भी हमारा भौतिक संस्कृति का एक विशेषता है। अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति नहीं, अभौतिक संस्कृति की विशेषता है। तो एक टेलीफोन में, मोबाइल फोन में आप देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कितना ज्यादा विकास हो गया, कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया। लेकिन उसकी तुलना में अगर हमें कहें कि हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज ये बदल जाएंगे उसकी तरह, तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीच में भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति लंगड़ाते हुए चलती है, और उन्होंने कल्चरल लेक की थ्योरी कहा था, दिया था, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो भौतिकवाद जब आप पढ़ेंगे, आगमन को पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे भौतिकवाद में, तो ये सारी चीजें आएंगी। प्रौद्योगिकीवाद में मार्क्स पढ़ेंगे, वेबलन पढ़ेंगे, आगमन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी। फिर मनोवैज्ञानिकवाद। मनोवैज्ञानिकवाद क्या है कि मनोवैज्ञानिकवाद में मानवीय व्यवहार की मनोवैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करना, यह मनोवैज्ञानिकवाद है। कूले हो गए, कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत, आपने सोशलाइजेशन थ्योरी पढ़ी होगी, सोशलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण के साधन, परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, मित्र है, नातेदारी है, सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्म है, ये क्या है? ये सोशलाइजेशन करती हैं। अर्थात हम आपसे पहले ही भी कहा था कि हम एक जीव के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन जो मनुष्य बनाने की प्रक्रिया होती है वो सामाजिकरण के द्वारा होती है। हम अपने परंपराओं, अपने रीति रिवाज, अपने व्यवहार करने के तरीके, ये सब हम सीखते हैं। तो ये सारी चीजें कहां आएंगी? मनोवैज्ञानिक बाद में आएगी। एक कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत हो जाएगा, या टार्ड के अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। हम कैसे अनुकरण करते हैं? अनुकरण कैसे करते हैं? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो आपको खाते हुए देखता है कि आप चम्मच से खा रहे हैं, तो वो भी जो है चम्मच से खाने की जिद करता है, भले ही वो चम्मच मुंह तक न ले जाए अपने, उसमें सफलता उसको ना मिले, लेकिन वो जिद करेगा। ये क्या है? इमिटेशन है, अनुकरण है। तो जब हम अच्छी चीजों का अनुकरण करते हैं अपने जीवन में, बुरे कर्मों का अनुकरण ना करें कि एक चोरी कैसे की जाती है, अपराध कैसे किए जाते हैं, ये इसका अनुकरण नहीं, ये इमिटेशन नहीं है। जब हम सामाजिक हम जो है समाज का अनुकरण करेंगे तो निश्चित है कि वो अनुकरण होगा। तो कूले, ये जो आपका मनोवैज्ञानिकवाद है, ये टार्ड, कूले, इसमें आप पढ़ लेंगे। फिर संघर्ष संरचनावाद, इसमें मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत आप पढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत है, यह भी एक प्रकार का है समाजशास्त्री सिद्धांत में। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, कूले, मीड, थॉमस, इनको आप पढ़ेंगे। सामाजिक अंतःक्रियाओं को वस्तुनिष्ठ के आधार पर हम इनको पढ़ाएंगे, इनको बताएंगे। तो ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, जब भाषा का भी आविष्कार नहीं हुआ था तो किस तरह से प्रतीकों के माध्यम से करते थे। आज जो कंदराओं, गुफाओं में आप विभिन्न तरह के प्रतीक आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। और विनिमय संरचनात्मक बात, ये बेवर का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, बेवर का संगठन का सिद्धांत, बेवर का नौकरशाही का सिद्धांत आप पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और प्रकार्यात्मक संरचनात्मक, इसमें आप मॉडर्न के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है सिद्धांतों के कई प्रकार हैं, सही, कई सिद्धांतों को जो है हम कई प्रकारों से जोड़ सकते हैं। और
जो सामाजिक थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, ये बहुत ही बृहद है, बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही गहराई के साथ आपको समझना होगा, तभी जो है आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही हम आपको बताएंगे